हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे 5 डिकेड से रूल कर रही असद फैमिली के रिजीम का अंत हुआ और आगे किस प्रकार से बाकी की कंट्रीज के ऊपर आईएसआईएस और अल-कायदा जैसे दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट होने वाला है। क्या आईएसआईएस वापस सीरिया में अपना दबदबा बना पाए? कहानी शुरू होती है 1970 में, जब सीरिया में सिविल वार चल रहा। बशर अल असद के फादर हाफिज अल असद ने इस रिबेलियन को लीड किया और तख्ता पलट करने के बाद प्रेसिडेंट बने सीरिया। कुछ ही महीनों बाद हाफिज ने डेमोक्रेटिक सीरियन गवर्नमेंट को सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट कर दिया और सीरिया में हुकूमत थी बाथ पार्टी, जो हाफिज अल असद की पार्टी थी। हाफिज अल असद ने अपनी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को अपनाते हुए सीरिया की सभी इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दी और सभी इंडस्ट्रियलिस्ट्स की इनकम के ऊपर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर हेवी टैक्सेस लगा दी। हाफिज की डिक्टेटोरियल रिजीम के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया और 1982 में हमा प्रोविंस में सिविलियंस ने हाफिज के खिलाफ एक मास मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसे हाफिज अल असद की गवर्नमेंट ने बहुत ही हैवी मिलिट्री फोर्स के साथ सप्रेस कर दिया। कई सिविलियंस पर गैस अटैक करवाए गए एंड कई सौ लोगों को प्रिजन्स में टॉर्चर करके मौत के घाट उतार दिया गया। सन 2000 में हाफिज अल असद की डेथ हो जाती है और प्रेसिडेंट बनते हैं उनके छोटे बेटे बशर अल असद। बशर अल असद ने प्रेसिडेंट बनते ही कई पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाने का प्रॉमिस किया और सीरियन सोसाइटी को एक ओपन सोसाइटी की बनाने की दिशा में कदम उठाने का भरोसा आवाम को दिलाया। लेकिन अपने फादर की तरह ही उन्होंने भी धीरे धीरे गवर्नमेंट को डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दिया। असद ने केपटाउन ड्रग के बिजनेस से 50,000 करोड़ का एम्पायर स्टेब्लिश किया हुआ था, जो बशर अल असद का बड़ा भाई महर संभालता था। अब 2011 में अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ, जो कि सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सीरिया में वापस असद रिजीम के खिलाफ एक मास रिबेलियन स्टार्ट हुआ। असद ने बहुत ही ब्रूटल तरीके से सप्रेस करने का प्रयास किया। कुछ हद तक इस रिबेलियन को असद द्वारा कर्टेल कर लिया गया, लेकिन यहाँ से काउंटडाउन स्टार्ट होता है असद रिजीम के अंत का। अब एंट्री होती है उस शख्स की जो असद रिजीम के अंत का कारण बना। उसका नाम है मोहम्मद अल जुलानी। जुलानी का बर्थ सऊदी में 1982 में एक सीरियन रिफ्यूजी फैमिली के यहाँ हुआ। उसने अपना बचपन सऊदी में ही बिताया। जब वो 20 साल का हुआ तब उसने अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए अल-कायदा ज्वाइन किया। 2003 में वो लड़ने के लिए इराक चला गया। यहाँ वो कांटेक्ट में आया कई आईएसआईएस और अल-कायदा के टॉप कमांडर्स के। इनके साथ मिलकर धीरे धीरे उसने अपना काफ़ी बड़ा नेटवर्क बना लिया था। वो अब वापस 2011 में सीरिया लौट आया। जुलानी ने 2011 में सीरिया में हुए एंटी गवर्नमेंटल रिबेलियन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हालांकि इसे असद ने आर्मी और पुलिस का यूज करके सप्रेस करवा दिया था। अब 2013 में जुलानी ने खुद को आईएसआईएस और अल-कायदा से अलग कर लिया और खुद का रिवॉल्यूशनरी ग्रुप फॉर्म किया, जिसका नाम था हयात तहरीर अल-शाम HTS। HTS ने टर्की और बाकी एंटी सीरियन रिबेल्स से कोलैबोरेट करके सीरियन गवर्नमेंट के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और कई सालों तक सीरियन मिलिट्री के साथ जंग लड़ते लड़ते उन्हें काफ़ी कमज़ोर कर दिया। धीरे धीरे सीरियन मिलिट्री को कमज़ोर करके फाइनली 13 दिसंबर 2024 को दमास्कस पे कब्जा कर लिया। लेकिन अब चिंता का विषय यह है कि जो सीरिया पहले इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जिसे हम ISIS के नाम से जानते हैं, उसका गढ़ हुआ करता था,
क्या ISIS वहाँ फिर से अपने पैर जमाना शुरू कर देगा? अभी करंट सिचुएशन में सीरिया के 30% एरिया पर कुर्दिश रिबेल्स का कब्जा है, वहीं 10 to 15% एरिया पर टर्की सपोर्टेड सीरियन रिबेल्स का कब्जा है जो असद रिजीम के खिलाफ लड़ रहे थे, और 30% एरिया पर HTS का कब्जा है जिसमें अलेप्पो, हमा, होम्स और दमास्कस के कई हिस्से शामिल। लेकिन अभी भी 30% हिस्से में किसी का कंट्रोल नहीं और एक ह्यूज पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया। ऐसे में बाकी देशों के लिए चिंता का विषय यह है कि अगर अल-कायदा और ISIS ने इस हिस्से में अपने आप को फिर से इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया तो फिर से पूरे मिडिल ईस्ट और यूरोप को डिस्टेबलाइज किया जा सकता है। अमेरिका, टर्की और यूरोप की जॉइंट फोर्सेस ने जब 2000 में ISIS को सीरिया से खदेड़ा था तब काफ़ी हद तक ISIS के ग्राउंड नेटवर्क्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन अब चिंता की बात यह है कि पुराने स्लीपर सेल्स और अपने पुराने नेटवर्क को रिवाइव करना ISIS के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए इजराइल, अमेरिका और बाकी सभी कंट्रीज़ की प्रायोरिटी ये रहेगी कि सीरिया को स्टेबल रखा जाए और एक सिंगल अथॉरिटी फॉर्म हो जिसके साथ डायलॉग एंड डिस्कशन किया जा सके, ताकि सीरियन लैंड को इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा टेररिज्म फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका कुछ इम्पैक्ट मिडिल ईस्ट के साथ साथ साउथ एशिया पर भी पड़ेगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।